Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss the national income equilibrium or macroeconomic equilibrium with the help of expenditure curves और the Keynesian cross. आपको याद होगा कि हमने नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम को पहले भी डिस्कस किया है और उसको किया है न्यू क्लासिकल अप्रोच से। अकॉर्डिंग टू दैट अप्रोच, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है? वेयर द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया था कि जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लेवल लिया, और एक नेगेटिवली स्लोप लाइन एग्रीगेट डिमांड को रिफ्लेक्ट कर रही थी और एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई को रिफ्लेक्ट कर रही थी, जबकि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई प्रोडक्शन पोटेंशियल को शो करता है और वो एक वर्टिकल लाइन थी। इक्विलिब्रियम वहां पर था जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल था। तो दैट इज द नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू केन्स, इक्विलिब्रियम वहीं पर होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को किसी भी अप्रोच से देखा जाए तो इक्विलिब्रियम वहीं पर होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के इक्वल होता है। तो व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड अकॉर्डिंग टू केन्स? केन्स के अकॉर्डिंग भी जो एग्रीगेट डिमांड है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड एट द गिवन प्राइस लेवल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। तो बेसिकली इन टू सेक्टर इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर द सम ऑफ consumption and investment. And in three sector economy, aggregate demand or aggregate expenditure are the sum of C plus I plus G. And in four sector economy, aggregate demand or aggregate expenditure are the sum of C plus I plus G plus X minus M. So what is the C? C is the consumption expenditure. What is the I? This is the investment expenditure. What is the G? G is government spending. And what is the X minus M? That is the net exports. तो C जो है वो एक्सपेंडिचर हैं जो कि हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड पे करते हैं। आई वो एक्सपेंडिचर हैं जो कि प्राइवेट फर्म किस पे करती है? कैपिटल गुड्स पे। जी क्या है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं। और एक्स माइनस एम क्या है? ये नेट एक्सपोर्ट्स है। दैट इज द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। तो अगर हम इकोनॉमी को सिंपल सिंपल एज्यूम कर लें, सिंपल इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी विच इज द टू सेक्टर economy, that is where there are the firms and households, no government sector, no foreign sector। तो ऐसी इकोनॉमी को अगर हम अज्यूम कर लें तो एक्सपेंडिचर कर्व या एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा बनेगा? अगर हम जो इनकम लेवल है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे ले लें और जो प्राइस लेवल है वो वर्टिकल एक्सेस पे ले लें, तो आपने देखा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक ऐसा ग्राफ बना था जो कि डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे आपके एग्रीगेट डिमांड को रिस्पॉन्स कर रहा था। लेकिन अकॉर्डिंग टू केन्स, केन्स ये कहता है कि इस प्राइस लेवल को अगर हम कांस्टेंट अज्यूम कर लें तो फिर आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा बनेगा? वी आर टेकिंग आउटपुट लेवल ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड components of aggregate demand, that is the C and I on vertical axis. In that case, if the price level is constant, तो फिर आपका जो aggregate demand है that is the sum of C and I। C का ग्राफ बनता है इस तरह से, जो कि हमने एक कंजम्पशन कर्व में बनाया था, ये C है। C में अगर I ऐड कर लें तो ये बन जाएगा इस तरह से, यानी एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन that is starting from the vertical axis reflects the aggregate demand curve। तो दिस कर्व इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिचर कर्व, क्योंकि ये आपके टोटल एक्सपेंडिचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है एट कांस्टेंट प्राइस लेवल। ये ऊपर वाली डायग्राम और नीचे वाली डायग्राम में जो फर्क है वो ये है कि जो ऊपर वाली डायग्राम है उसमें डिफरेंट प्राइस लेवल पर आप एग्रीगेट डिमांड को देख रहे हो,
नीचे वाले डायग्राम में आपका जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्राइस लेवल पर आप जो एग्रीगेट डिमांड को शो करा रहे हैं। तो अगर प्राइस लेवल कांस्टेंट हो, then a positively sloped line that starts from the vertical axis shows the aggregate demand or aggregate expenditure curve। इसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड कर्व या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व। अगर इसको हम इस यहाँ पे बना लें तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? लाइक दिस। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, और इस एक्सेस पे हमने क्या लिया है? आपका रियल नेशनल आउटपुट है। इस एक्सेस पे क्या है? सी एंड आई है। और ये कैसी एक लाइन है? एक पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस से क्यों स्टार्ट हो रही है? हमने एक पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो सी होता है दैट इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई। तो ये जो सी नॉट है, ये y इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। दैट्स वाई इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। तो अगर i जो है वो आई नॉट हो, यानी सिर्फ ऑटोनोमस हो इन्वेस्टमेंट, तो फिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये इस तरह का बनेगा, जिसमें एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है या ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का ग्राफ है। अकॉर्डिंग टू केन्स, एग्रीगेट सप्लाई क्या है? तो एग्रीगेट सप्लाई इज द एग्रीगेट आउटपुट और द एग्रीगेट इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, और इन द सिंपल इकोनॉमी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो आपने खर्च कर लिया और दूसरा हिस्सा जो बच गया। चूंकि जो एग्रीगेट आउटपुट भी इनकम है, जब हमने पढ़ा था जीडीपी की डेफिनेशन या नेशनल इनकम की डेफिनेशन, तो हमने कहा कि सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर लें, या सारी आउटपुट की वैल्यू को ऐड कर लें, या सारी इनकम को ऐड कर लें, तो दीज आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी आपकी इनकम के इक्वल है, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी आपका वाई ही है। तो एक्चुअली दोनों को हम कह सकते हैं कि आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एग्रीगेट आउटपुट से भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये एक हेल्पिंग लाइन बनेगी, जिसको हमने कहा था ये इनकम लाइन है, और ये एक 45 एंगल्ड की लाइन बनेगी, जो कि आपकी इनकम को एक्सप्रेस करती है। ये एग्रीगेट सप्लाई है, या जिसको आप कहते हो कि ये एग्रीगेट आउटपुट है या एग्रीगेट इनकम है। तो इस लाइन को इनकम लाइन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? तो इक्विलिब्रियम वहीं पर होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी। इक्विलिब्रियम जैसे इसको हम एक टेबल से बता सकते हैं। ये एक टेबल है, जैसे हमने इसको, अगर हमने ये वाला पार्ट इसका देखें तो ये हमने कैसे जनरेट किया था। कंजम्पशन वाली डायग्राम में अगर आप उसको देखें तो इसकी आपको डिटेल भी मिलेगी। हमने ये कंजम्पशन कर्व बनाया था इस मॉडल से, इस फंक्शन से, दैट इज द 100 प्लस 0.5y। डिफरेंट हमने y जो लेके तो c कैलकुलेट किया था। तो अगर इसमें 100 प्लस 0.5 इंटू 0 हो तो ये क्या आ जाएगा? दैट इज द 100। और अगर ये 100 प्लस 0.5 इंटू 100 हो तो ये क्या आ जाएगा? 150, एंड सो ऑन। इसी तरह से हमने ये जो c है वो कैलकुलेट किया था। यानी वाई और सी का क्या रिलेशन होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती जाती है। इसी जो टेबल को यूज करते हुए आज हम इसमें एक और चीज ऐड करें, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि आई इज इक्वल टू आई नॉट, यानी इन्वेस्टमेंट जस्ट ऑटोनोमस है। तो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होंगे? सी प्लस आई। ऐड कर दें, तो जब हमने सी प्लस आई किया तो ये 150, 200, 250, 300, 350 एंड ये 400 हो गया। इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? अच्छा, ये जो y है ये एक्चुअली आपका एग्रीगेट इनकम है, जिसको आप एग्रीगेट सप्लाई कह सकते हैं, और ये जो आपने कैलकुलेट किया है ये एग्रीगेट डिमांड है।
अब वो कौन सा पॉइंट है जहां पर ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं? तो उसको अगर आप देखें तो ये 300 इज इक्वल टू दिस 300, यानी इस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। अगर इसको हमने प्लॉट करना हो, अगर इसको हमने प्लॉट करना हो तो कैसे होगा? अगेन उसी तरह से होगा जैसे हमने कंजम्पशन कर किया था, कि आप एक हेल्पिंग लाइन लेंगे और उसके थ्रू जो है वो आप इसको बना सकते हो। ये हमने हेल्पिंग लाइन ली है, ये देखें, ये 45 एंगल की लाइन है। ये किसको शो करती है? इनकम लाइन या एग्रीगेट सप्लाई को शो करती है। फिर हमने इसको प्लॉट कर लिया, किसको? एग्रीगेट डिमांड को। जब जीरो इनकम थी तो एग्रीगेट डिमांड कितनी थी? 150। ये आ गया आपके पास जीरो और ये आ गया 150। फिर 100 पे क्या है? दैट इज द 200। ये हमने ले लिया। 200 पे क्या है? दैट इज द 250। ये आ गया। 300 पे क्या है? 300, तो ये आ गया। 400 पे क्या है? 350। तो 400 पे ये 350, ये पॉइंट आ गया। 500 पे ये पॉइंट आ गया। इसको हमने ज्वाइन किया तो ये एक एक्सपेंडिचर कर्व है। ये जो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है, तो किस पॉइंट पर वो एक दूसरे के इक्वल है? इस पॉइंट पर। तो ये क्या शो हो रहा है? दैट इज द इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये चूंकि ग्राफ इसमें हमने प्राइस लेवल कांस्टेंट जिसमें लिया है और कंपोनेंट हमने इस एक्सिस पे लिए हैं, इस ग्राफ को कहते हैं एक्सपेंडिचर कर्व। तो ये जो इक्विलिब्रियम शो हुआ है, दैट इज द इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर कर्व है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। अगर इस पॉइंट से ऊपर देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ ऊपर है और एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ नीचे है। और इस एरिया में देखें तो एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये आपका एग्रीगेट डिमांड था और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है। तो इस एरिया में जो आपका एग्रीगेट डिमांड था वो एग्रीगेट सप्लाई से क्या है? ग्रेटर है। और यहाँ पे क्या है? इक्वल है। इससे आगे हायर इनकम लेवल पे देखें तो आपका एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड से एक्सीड कर रहा है। इस एरिया में क्या है? एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्सीड कर रहा है एग्रीगेट सप्लाई से। और इस पॉइंट पर क्या है? एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। इसमें अगर हम टेबल ना भी बनाएं तो सपोज अगर आपको टेबल बनाने में प्रॉब्लम हो तो जस्ट आपने क्या करना है? आपने कहना है जी ये आपका आउटपुट लेवल है और इस एक्सेस पे हमने सी और आई लिया है और ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ये जो क्रॉस बना है इसको कहते हैं केन्जियन क्रॉस। और इस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। तो इससे आपने इक्विलिब्रियम को शो कर दिया। टेबल कब बनाना है या टेबल कब नहीं बनाना, डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, कि किस तरह का क्वेश्चन आपने आपसे पूछा गया है। हाँ, अगर आपका समटाइम्स होता है कि आपको क्वेश्चन में इस तरह का टेबल आ जाए तो फिर आप आसानी से बता बता सकते हो कि ये क्या शो कर रहा है। इसी तरह से इस चीज को हम एक और तरीके से भी दिखा सकते हैं जिसको कहते हैं कि आपका विड्रॉल और इंजेक्शन से। विड्रॉल क्या होता है? फ्लो ऑफ फंड्स आउट फ्रॉम द सर्कल। हमने एक सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम लास्ट एक लेक्चर में पढ़ा है। तो जो सर्कुलर फ्लो से जब फंड्स बाहर को जाते हैं तो वो विड्रॉल होते हैं। और जब द फंड्स कम इनटू द सर्कल तो वो इंजेक्शन होते हैं। तो एक्चुअली जब आप सेव करते हो तो आपने अपनी इकोनॉमी में से कुछ फंड्स निकाल लिए, और जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपने इकोनॉमी में इंजेक्ट किए कुछ फंड्स। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन क्या चीज होती है? इंजेक्शन ये होती है कि जो इनफ्लो ऑफ फंड्स, और विड्रॉल क्या होता है? आउटफ्लो ऑफ फंड्स होता है फ्रॉम द सर्कल।
कौन सा सर्कल? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब क्वेश्चन ये है कि जो सिंपल इकोनॉमी होती है उसमें जो सेविंग होता है, सेविंग इज द लीकेज और विदड्रॉल। ये क्या है? लीकेज है या विदड्रॉल है। और इंजेक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट जो है वो एक इंजेक्शन है। ये इन्वेस्टमेंट से फंड्स या पैसा आपकी इकोनॉमी में आ रहा है और सेविंग से वो लीक कर रहा है, वो लीकेज है। इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है? जहां पर आपके विड्रॉल्स और इंजेक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, यानी सेविंग इन्वेस्टमेंट के जब इक्वल होती है तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है जिससे हम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम को देख सकते हैं। अब जैसे हमने कहा कि एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज इन टू सेक्टर इकोनॉमी C+I होता है, सिंपल इकोनॉमी जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स हैं। और एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू C+S। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो गया। तो दैट इज द C+I इक्वल टू C+S। सी कैंसल आउट हो गया तो S इक्वल टू I। यानी इक्विलिब्रियम पे जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होती है तो सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। इसको हम ग्राफ के थ्रू भी शो करा सकते हैं। किस तरह का ग्राफ बनेगा? तो इसमें सेविंग क्या, जैसे हमने पहले भी एक सेविंग के ग्राफ में पढ़ा था कि सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। एज द इनकम लेवल इंक्रीजेस द सेविंग इंक्रीजेस। और इसका ग्राफ कैसे बनता है? एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन जो है लाइक दिस ग्राफ बनता है। ये जो ये वाला पार्ट है ये बता रहा है कि इस एरिया में आपकी सेविंग नेगेटिव है या डिस सेविंग है। ये पॉइंट बता रहा है कि सेविंग यहाँ पे जीरो है। और इस एरिया में ये बता रहा है कि सेविंग जो है वो पॉजिटिव है। तो सेविंग का ग्राफ एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, जो कि आपकी उसका जो लोअर पोर्शन है वो आपका डिस सेविंग को शो करता है। जहां से वो क्रॉस कर रहा होता है ग्राफ वो आपकी जीरो सेविंग को शो करता है। और जो उसका अपर पोर्शन होता है वो आपकी पॉजिटिव सेविंग को शो करता है। इन्वेस्टमेंट कैसा ग्राफ बनता है? इन्वेस्टमेंट में हम कहते हैं कि अगर ऑटोनोमस हो इन्वेस्टमेंट, तो ये भी हमने एक पिछले लेक्चर में पढ़ा कि अगर आई नॉट के इक्वल हो, यानी इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ चेंज ना हो, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट का ग्राफ क्या बनता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। तो इक्विलिब्रियम पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा ये देखें। इसको हम टेबल से भी बता सकते हैं कि जैसे हमने अभी सी बनाया था, तो सी जो है अगर y के दो पार्ट हैं C+S, अगर हम इसमें से s कैलकुलेट करना चाहें तो y-c कर दें, तो ये आपके पास c से आपने s कैलकुलेट कर लिया। ये आई था। ये हमने ऑलरेडी बनाया था कि ये एग्रीगेट डिमांड है C+I और ये है एग्रीगेट सप्लाई। तो जहां पे आप देखें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, उसी पॉइंट पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है तो सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। और अगर इसको आप ग्राफ से शो करें तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? ये जैसे ये बना है ग्राफ, इस ग्राफ में देखें कि ये वो पॉइंट है जहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। इससे ऊपर वाले एरिया में सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट और इस एरिया में सेविंग इज लेसर देन इन्वेस्टमेंट। और इस ग्राफ को अगर हम दोनों ग्राफ्स को लिंक कर दें तो ये देखें, ये हमारा सिर्फ सी था, जब उसमें आई आया तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, ये आपका बन गया एग्रीगेट डिमांड, ये C+I था। और ये कौन सा पॉइंट है जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है? तो ये सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। अगर इस एरिया में देखें जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ग्रेटर है, तो आप इस एरिया में देखें जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से कम है। इस एरिया में अगर आप देखो कि सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जब होती है, तो इसका मतलब है कि जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है वो ग्रेटर है एग्रीगेट डिमांड से।
तो इसको आप शो कर सकते हैं। ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये आपका जहाँ पे सी क्रॉस हो रहा है, आप देखेंगे एस इक्वल टू जी, क्योंकि वाई जब सी के इक्वल होगा तो एस जो है वो जीरो होगा। तो इस तरह से हम इसको जो है वो बना सकते हैं कि इनका आपस में लिंक क्या है। फिर है कि रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व, के एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में हमने कहा था कांस्टेंट प्राइस लेवल पे, और ये ग्राफ शिफ्ट होता है जब आपका प्राइस लेवल डिक्रीज होता है। तो सपोज अगर ये प्राइस लेवल था और जब ये प्राइस लेवल हुआ तो ये ग्राफ ऊपर को शिफ्ट होकर बी पॉइंट पे पहुंचा। तो एक्चुअली बी पॉइंट ये इस ग्राफ में आपको ये शो कर रहा है। और जब आप सी पर पहुंचे तो आपका प्राइस लेवल और गिर चुका हुआ था। आप किस पॉइंट पर थे? आप 6 पे थे। तो ये जो ग्राफ हमने एग्रीगेट डिमांड कर बनाया था जो नेगेटिवली स्लोप्ड है, एक्चुअली इस ग्राफ में वो शिफ्टिंग है। तो ये इसका आपस का एक लिंक शो करता है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।